तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज एक नई टेस्ट शुरुआत हो रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। यानी अब तक आपको ज़मीन पे घुमाया है, हालांकि ज्योग्राफी में आपको क्षोभ मंडल तक घुमा दिया है। अब थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स की बात करते हैं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें आज है टेस्ट फर्स्ट। प्रोसेस सेम ही होगा, यानी प्रत्येक टेस्ट का 5 पार्ट में वीडियो आएगा। 20 क्वेश्चन ईच वीडियो में होंगे। 100 क्वेश्चन पूरे होने के बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ एनालिसिस के साथ इंग्लिश और हिंदी में हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें हम ये 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक्स की, और इसके अलावा न्यूक्लियर और पार्टिकल साइंस की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे 100 क्वेश्चन में। इसके अलावा बात कर देंगे, ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें इसमें हम 1 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम और आपको बता दें, ये पूरी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज जो है 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की होने वाली, जिसमें सभी सब्जेक्ट शामिल रहेंगे। यानी इसके अलावा लगभग अभी तक हम 650 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉलिटी के 200 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चन, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के जो है टेस्ट चल रहे हैं। तो इन सब की अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन आईएएस पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पर आप एसएमएस कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो और अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी या टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके, और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें बताया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑप्शन ए से ज़रा दूर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर कोई नया है जो नई बार यूपीएससी को दे रहा है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, वो उसको देख के जो है भ्रमित हो सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा जो है बात है नहीं कि ऑप्शन ए से दूर रहना है। ऑप्शन ए ज़रूरी नहीं गलत है। तो कॉमन सेंस यूज करिए। जो कई 2 बार दे चुके हैं वो उस वीडियो को भर में नहीं आएंगे। हम कोचिंग का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग है जिसने बताया है कि आप ए से दूर रहिए। ऐसा कोई बात नहीं। जब तक जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, ज़रूर उसमें लगभग ऐसा भी हुआ, ए भी सही हुआ है। ऐसे वीडियो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप लोग अपने कॉमन सेंस का यूज करिए। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। सबसे पहले बात करेंगे क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है, बैलिस्टिक मिसाइल को एकल प्रक्षेपण बल से प्रक्षेप के रूप में लक्षित किया जाता है। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो टेस्ट होने वाला है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको दिए रहेंगे। बहरहाल देखते हैं। यानी बैलिस्टिक मिसाइल एकल प्रक्षेपण बल के प्रक्षेप से रूप में लक्षित किया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं होता है, लेकिन क्रूज मिसाइल में आमतौर पर मार्गदर्शन प्रणाली होती है। इसके अलावा यानी गाइडेंस सिस्टम की बात कर रहा है। ऑप्शन 2 की बात करें, कम समय उपलब्ध होने के कारण क्रूज मिसाइल की तुलना में बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना बहुत कठिन होता है। ऑप्शन 3, वायुमंडल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें समान आकार के क्रूज मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक लंबी दूरी तय दूरी की होती हैं। तो ये आपको बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस जो है क्रूज मिसाइल में अंतर आपको पूछा है। तो ये देखेंगे, ये क्रूज मिसाइल की है और इधर देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का है, यानी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। अगर बात करें क्रूज मिसाइल में आमतौर पर क्या होता है, एक मार्गदर्शन सिस्टम यानी गाइडेंस सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल, इसमें क्या होता है, एक गाइडेंस सिस्टम लगा होता है। जो देखेंगे, जो पेलोड और विमान प्रदोलन प्रणाली के शामिल होती है, जो छोटे पंखों के साथ एक एयर फ्रेम में रखी जाती है और उड़ान नियंत्रण के लिए होती है। क्रूज मिसाइल, वहीं बात करें क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रूज मिसाइल में क्या होता है, मार्गदर्शन विभिन्न रूपों की विशेषता होती है, चाहे वो यानी जड़ित्वीय हो सकती है या दृश्य से परे हो सकती है। अगर वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, एकल प्रक्षेपण बल के प्रक्षेप के रूप में लक्षित किया जाता है। इसमें अधिक मार्गदर्शन नहीं होता है। इसे सीधे पृथ्वी के वायुमंडल के उच्च परतों में, देख रहे हैं ना, उच्च परतों में क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन 1 इसमें जो है, इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है, जैसा देखा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करती है। 5000 मीटर पर सेकंड से अधिक टर्मिनल की गति से बहुत कम समय में उपलब्ध होने के कारण बैलिस्टिक मिसाइलों को क्रूज मिसाइल की तुलना में अवरोधन करना अधिक यानी रोकना अधिक कठिन होता है।
इस तथ्य के बावजूद अगर बात करें तो क्रूज मिसाइलें सस्ती और अधिक गतिमान, अधिक बहुमुखी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें सबसे खतरनाक हथियार हैं। क्रूज मिसाइलों को आकार, गति यानी सबसोनिक या सुपरसोनिक और इसके अलावा रेंज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, क्रूज मिसाइलों को। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये भी सही है, यानी वायुमंडल के ऊपर उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें समान आकार के क्रूज मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक लंबी दूरी तय कर सकती है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3। तो ठीक है, ये फिगर है, इसको आप जो है इसमें दिया है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के अलग अलग आपको जो दिया है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में जो है आपको विचार करना है। ऑप्शन 1 दिया है अग्नि 5 एक भारतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBM कहते हैं, ठीक है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे ICBM लिखा रहा है तो इससे समझना है अंतर महाद्वीपीय, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर के से कम है। ऑप्शन 2 DRDO और जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है उसने क्या किया, अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो ये है अग्नि 5 सीरीज की, अग्नि सीरीज की अग्नि 5 मिसाइल, जिसके ऑपरेशन रेंज 5000 किलोमीटर है। पेलोड की क्षमता यानी भारत क्षमता जो है 1360.7678 किलोग्राम है। हाइट 70 मीटर इसके जो है। इसमें देखेंगे अग्नि सीरीज की अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये अग्नि 5 है। तो ये 3 स्टेज में जो है इसका क्रम होता है। तो इसके बारे में दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये कहाँ से फायर किया गया था, इसमें देखा व्हीलर आइलैंड उड़ीसा जो है टेस्ट किया गया था अग्नि 5 रेंज। अब बात करते हैं, इसमें बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 की। तो ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि अग्नि 5 का एक भारतीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये कम नहीं है, 5000 किलोमीटर से क्या है, अधिक है। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 सही है, यानी DRDO और BDL ने अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है, ठीक है। और भारत के अलावा बात करें तो USA, UK, चीन, फ्रांस, इजराइल, उत्तर कोरिया सहित केवल 7 देशों के पास अपने रक्षा शस्त्रागार में जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इनके पास भी जो ICBM है उनके उनके पास भी है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या पूछा है, 3 में आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में पूछा है और उस कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1 है यह इसकी आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उन्नत संस्करण है। ऑप्शन 2 दिया है मौजूदा आकाश सिस्टम की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी साधक से लैस है। कौन सा सही है आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में? तो अगर आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में बात करें, ये देखिए आकाश प्राइम मिसाइल है, इसके बारे में बात करें तो भारत ने अपनी आकाश सतह से यानी सतह से हवा या ये भी था इसकी विशेषता है, सतह से आप देखेंगे हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, कि उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश प्राइम नाम दिया है, यानी ये आकाश है, इसका उन्नत संस्करण क्या है, आकाश प्राइम, ठीक है। इसे उड़ीसा में भारत के एकीकृत परीक्षण रेंज में एक उड़ान परीक्षण में मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोक दिया है और नष्ट कर दिया है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, मौजूदा आकाश जो सिस्टम है मिसाइल का की तुलना में आकाश प्राइम बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रिक्वेंसी साधक से लैस है, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे इसमें 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन सी सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अग्नि प्राइम के बारे में दिया है, वो आकाश प्राइम था, ये अग्नि प्राइम है। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में दिया है, ऑप्शन 1 दिया है यह एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन 3 यह एक कनस्तर युक्त मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच है, ठीक है। तो ये है अग्नि, ये तो अग्नि 5 की बात करी, तो ये अग्नि प्राइम है, यानी अग्नि का उन्नत संस्करण है, ठीक है। ये अग्नि 3 है लेकिन अग्नि का उन्नत संस्करण अग्नि 5 है। अगर इसमें बात करें ऑप्शन 1 की, तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास यानी DRDO द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण उड़ीसा बालासोर के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के आयोजित किया गया था।
ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन अब देखेंगे, ऑप्शन एक जो है सही, ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि अग्नि प्राइम जो है अग्नि श्रेणी की मिसाइल की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कनस्तर वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से कितनी है, 2000 किलोमीटर के बीच है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एंटी सैटेलाइट के बारे में बात किया है। एंटी सैटेलाइट क्या है? एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में बात किया है। तो न्यूज़ में था, कुछ साल पहले आपने सुना ही होगा। बहरहाल बात करते हैं। यह एक गतिमान उपग्रह पर हमला करने के लिए एक मिसाइल आधारित सिस्टम है। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो है यह परीक्षण निचले वातावरण में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरिक्ष में कोई मलबा ना हो। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही है। यानी ये मिसाइल जो था एक उपग्रह विरोधी मिसाइल परीक्षण किया गया था। यानी उपग्रहों पर हमला करने के लिए मिसाइल आधारित सिस्टम है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। और अत्यधिक सटीकता से तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है किसी भी जो है उपग्रह को हिट करने के लिए, तो वो इसमें सक्षम है। ठीक है, परीक्षण के लिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई वाली जो बात की गई है वो भी सही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अंतरिक्ष में मलबा नहीं रह सके, और जो भी मलबा उत्पन्न होगा वो सड़ जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में होगा और हफ्तों भर में पृथ्वी पर वापस गिर जाएगा। इस परीक्षण के बाद साथ ही भारत अब जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद तीनों देशों की लीग में शामिल हो गया है। यानी भारत चौथा देश है जिसके पास ये क्षमता है। तेजस विमान की बात कर रहा है। तेजस विमान के संदर्भ में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है। ऑप्शन एक, तेजस एकल इंजन वाला हल्का वजन अत्यधिक फुर्तीला बहुभूमिका वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन दो, रक्षा अनुसंधान यानी डीआरडीओ हल्के लड़ाकू विमानों के विकास के लिए नामित परियोजना का प्रबंधक है, यानी मैनेजमेंट करता है। इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो तेजस की बात करें, तेजस एकल इंजन वाला हल्का अत्यधिक फुर्तीला बहुमुखी सुपरसोनिक विमान है, ये सही है। और ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि डेल्टा विंग वाले विमान एयर कॉम्बैट और ऑफिसिट एयर सपोर्ट के लिए टोही और एंटी शिप के साथ एक सेकेंडरी भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयर फ्रेम में उन्नत कंपोजिट का व्यापक उपयोग वजन अनुपात, लंबी थकान, जीवन को कम रडार हस्ताक्षरों को उच्च शक्ति देता है। तो वैमानिक विकास एजेंसी एलसीए के विकास के लिए नामित परियोजना का प्रबंधक है, ना कि ये इसमें बात कर रहा है जो ऑप्शन दो में देखेंगे कौन, डीआरडीओ की बात कर, डीआरडीओ नहीं है, इसमें वैमानिक विकास एजेंसी एलसीए है। ये गलत है, ऑप्शन एक सही है। ठीक है, इसमें इस चित्र में आप जो देख रहे हैं तो तेजस और वर्सेस जो है अदर लाइट एयर कॉम्बैट है उसकी विशेषता दी गई है। ठीक है, अदर देशों की, तो वो कंपैरिजन दिया गया है। अगर आपको देखना हो तो वीडियो पॉज करके या पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पिनाका रॉकेट के बारे में पूछा है। ऑप्शन एक है, पिनाका भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, ऑप्शन दो है, रॉकेट सिस्टम को पुणे के आयुध संस्थान विकास प्रतिष्ठान ARDE और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यानी पिनाका रॉकेट के बारे में आपको पूछा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक जो है सही है, यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से अगर उड़ीसा पे देखेंगे चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR में स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी उड़ीसा का चांदीपुर तट की बात कर रहा है। चांदीपुर तट से एक क्वेश्चन आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिए। स्पेसिफिक चांदीपुर के बारे में पूछा है, कुछ कथन दिया गया था, उसमें पूछा था किससे संबंधित है। तो बहरहाल इसमें देखेंगे ये ऑप्शन सही है, ये डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो डीआरडीओ ने विकसित किया है। ऑप्शन एक सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी सही है। ठीक है, लंबी दूरी के प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था, उन्नत जो है पिनाका सिस्टम का विकास किया गया था, जिसे रॉकेट सिस्टम को पुणे में आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान और नागपुर के मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोरिस लिमिटेड के विनिर्माण समर्थन ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर
8 की बात करें तो ये पिनाका मिसाइल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में किस एजेंसी ने वीनस की यात्रा करने वाले अपने अगले ऑर्बिटर मिशन के रूप में एनविजन मिशन की घोषणा की थी? ठीक है, एनविजन मिशन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर एनविजन मिशन की बात करें तो यह नासा के योगदान वाली, देखेंगे, नासा के योगदान वाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, एक सेकंड, एनविजन मिशन की बात कर रहा है। एनविजन मिशन जो है, इसमें देखेंगे नासा के योगदान वाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व के अंतर्गत एक मिशन है, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की थी। एनविजन के लिए सबसे पहले लॉन्च का अवसर 2031 है, उसके बाद 2032 2033 है। अगर बात करें अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने के लिए, यानी वीनस तक पहुंचने के लिए लगभग 15 महीने का समय लगेगा और कक्षा की परिक्रमा करने में 16 महीने लगेंगे। ठीक है। तो नासा द्वारा प्रदान किया गया एक रडार सतह की छवि बनाने के लिए उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा नासा। ठीक है। महत्व की बात करें, यह शुक्र के लिए एक और ESA के नेतृत्व वाले मिशन का अनुसरण करेगा, जिसे वीनस एक्सप्रेस 2005 से 14 कहा जाता है, जो वायुमंडलीय अनुसंधान पर केंद्रित है और ग्रह की सतह के ज्वालामुखी हॉटस्पॉट को इशारा करता है। अदर मिशन की बात करें और अदर फैक्ट की बात कर लेते हैं। इसके अलावा यूएस द्वारा नासा के वीनस के लिए 2 नए रोबोटिक्स मिशन डेवेंसी और वेरिटास की घोषणा की गई थी। तो वीनस के लिए ही नासा द्वारा क्या किया गया, 2 और मिशन की घोषणा की गई थी, डेवेंसी और वेरिटस। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अदर इफेक्ट की, एक सेकंड, जो डेवेंसी और वेरिटस है 2028 से 2030 के बीच लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। रशिया द्वारा बात करें तो रशिया द्वारा जो है अंतरिक्ष शिल्प के वेनरा श्रृंखला में वेगास 1 और 2 की घोषणा की। जापान द्वारा जो है, जापान की बात करें तो अकात्सुकी अंतरिक्ष यान 2015 से ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। इंडियन द्वारा बात करें तो भारत 2024 में शुक्र के लिए शुक्रयान नामक एक नया ऑर्बिटर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। हालांकि इसका संबंध जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो ये कुछ अदर इम्पॉर्टेंट थे जो शुक्र ग्रह के और ग्रहों के लिए जो है अन्य देशों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। न्यूट्रिनो के संबंध में आपको बताना है, न्यूट्रिनो के संबंध में विचार करना है। ऑप्शन 1 है, न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जिसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और एक बहुत छोटा द्रव्यमान होता है जो शून्य भी हो सकता है। ऑप्शन 2 की बात करें, एक न्यूट्रिनो का प्रचक्रण सदैव अपनी गति की ही दिशा में इंगित करता है। कौन सा कथन सही है? यानी ए न्यूट्रिनो स्पिन्स ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन की बात कर रहा है। तो इसमें जो है न्यूट्रिनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 की बात करें, न्यूट्रिनो एक क्या होता है, एक उप परमाणविक कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसका बहुत कम द्रव्यमान होता है जो शून्य भी हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन 1 सही है। 1959 में पहली बार पता चला न्यूट्रिनो फोटान या प्रकाश कण के बाद ब्रह्मांड में दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में कण है। ठीक है। 1959 में इसका पता चला था। उनका पदार्थ के साथ बहुत कम संपर्क होता है, हालांकि उनका पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। न्यूट्रिनो रहस्यमयी कण होता है जो सूर्य और तारों और अन्य जगहों पर परमाणु अभिक्रियाओं में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। परमाणु बलों इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रिनो के साथ समान व्यवहार करते हैं, न तो मजबूत परमाणु बल में भाग लेते हैं बल्कि दोनों कमजोर परमाणु बल के समान रूप से भाग लेते हैं। ठीक है। इस गुण वाले कणों को क्या कहा जाता है? लेप्टॉन कहा जाता है। जो ऐसे गुण धारण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? लेप्टॉन कहा जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है। यानी न्यूट्रिनो जो होता है स्पिन्स ऑल पॉइंट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है।
यानी वे क्या करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के न्यूट्रॉनों में एक दूसरे से बदल जाते हैं। वे सदैव अपनी गति जो होती है उनकी एक ही दिशा को इंगित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस संगठन ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाया था? यानी जुपिटर जो है ट्रोजन एस्टेरॉयड का पता लगाया था किस संगठन ने? लू किस संगठन अगर क्वेश्चन की बात करें, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में किस संगठन ने बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उस संगठन के बारे में बात कर रहा है। तो जो लूसी मिशन है वो नासा द्वारा बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए अपना पहला मिशन लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। इन क्षुद्रग्रहों को प्रारंभिक तौर पर सौरमंडल के आवेश माना जाता है और इनका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद मिलेगी। माना जाता है जो ट्रोजन क्षुद्रग्रह का निर्माण उसी सामग्री से हुआ था जिसके कारण लगभग 4 अरब साल पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। तो कुल मिलाकर इसका संबंध जो है नासा से है। ठीक है, तो लूसी मिशन नासा द्वारा जो है लॉन्च किया गया था बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हबल टेलीस्कोप के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन 1, यह अंतरिक्ष में रखा जाने वाला पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसने अपने प्रक्षेपण के बाद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की है। ऑप्शन 2, इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हबल टेलीस्कोप के बारे में क्या सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 जो है सही है। हबल टेलीस्कोप जो था वो खगोलविद एडविन हबल के नाम पर रखा गया था। ठीक है, वेधशाला अंतरिक्ष में रखी जाने वाली पहली प्रमुख ऑप्टिकल दूरबीन है। इसने अपने प्रक्षेपण के बाद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की। नासा के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अप्रैल 1990 में हबल का प्रक्षेपण और परिनियोजन किया। गैलीलियो की दूरबीन के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में जाना जाता है हबल टेलीस्कोप को। ठीक है, ये देखिए अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर में जो है हबल टेलीस्कोप है। यानी इधर आएंगे ट्रोपोस्फेयर है, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। फिर यहाँ जाएंगे थर्मोस्फेयर, तो यहाँ पर है हबल जो है जो आयनोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो आयनोस्फेयर में ही जो है हबल जो है टेलीस्कोप आपको देखे में। इसके नीचे क्या आता है, ये और सैटेलाइट है। तो आप देखेंगे इसकी विशेषता ली गई, यानी अपर मोस्ट जो है एटमॉस्फेयर में ये हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। ये एटमॉस्फेयर के लेयर है। इसके पहले वाले अगर ज्योग्राफी का लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से लेयर इसमें आपको देखें सैटेलाइट कहाँ लॉन्च किए हैं, स्पेसशिप कहाँ जाते हैं, एक्सोस्फीयर में जाते हैं। तो आप इससे भी देख सकते हैं। यानी ये जो देख रहे हैं एक चमकती हुई लाइन जो देख रहे हैं ये अरोरा है। इस एक फैक्ट और जो ये चमकती हुई लाइन जो है सूर्य के द्वारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो पृथ्वी के द्वारा जो निकलते हैं और सोलर विंड के द्वारा ये बनता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बनता है, यानी अरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल में अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। सेम ऐसी ही चमकती हुई जो है संरचना बनती है, इसे कहते हैं। बहरहाल उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, अभी हबल टेलीस्कोप पे आते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है। तो ये जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नहीं नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह आकार में एक स्कूल बस से भी बड़ा होता है। इसमें क्या 7.9 फीट का दर्पण लगा है। इसमें दूर के सितारों को, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर खगोलविदों ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगा। ठीक है, इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 इसमें सही है। कुछ फैक्ट थे वो हम आपको बता दिए, यानी अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहाँ होते हैं। तो ये भी आपको थर्मोस्फेयर में आपको ध्यान रखना है। अरोरा जो आप शब्द सुनते होंगे वो उसमें उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। GSAT-30 उपग्रह के संबंध पूछा है। ऑप्शन 1, यह यूरोपीय वाणिज्यिक लॉन्चर एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया 41वां संचार उपग्रह था, यानी 41st, यानी 41। ऑप्शन 2, उच्च शक्ति वाला उपग्रह जो 12 सामान्य सी बैंड 12 एक KU बैंड ट्रांसपोंडर से लैस था। तो इसमें जो है GSAT उपग्रह के बारे में आपको पूछा है। ठीक है,
तो ऑप्शन 2 की बात अगर इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें क्या दिया गया, द हाई पावर सेटेलाइट इज इक्विप्ड विथ 12 नॉर्मल सी बैंड एंड 12 KU बैंड ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 की बात करेंगे, तो ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी इन सेट 4A को बदलने के लिए इसरो के GSAT-30 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे 41 यानी 41वां संचार उपग्रह है। GSAT-30 को यूरोपीय वाणिज्यिक लॉन्चर एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया था और GSAT-30 लगभग 3,357 यानी 3,357 किलोग्राम जो है वजनी था। 2005 में लॉन्च किए गए इनसैट 4A की जगह लेगा GSAT-30। ठीक है, ऑप्शन 2 देखेंगे, ऑप्शन 2 जो है सही है, यानी उच्च शक्ति वाला जो है उपग्रह, इसमें 12 सामान्य सी बैंड थे, 12 AQ ट्रांसपोंडर से लैस था। ठीक है, GSAT-30 की बात करें, इसे DTH यानी डायरेक्ट टू होम जिसे कहते हैं, टेलीविजन सेवाएं, VSAT कनेक्टिविटी यानी जो बैंकों का कामकाज का समर्थन करता है, ATM, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन, और इसके अलावा डिजिटल और उपग्रह समाचार एकत्र करने, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन प्रदान करेगा। तो ये काम है GSAT-30 का। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, यह मंगल ग्रह की तरह यह मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहराई से देखने के लिए समर्पित पहला मिशन था। विचाराधीन मिशन को संदर्भित करता है। तो मंगल ग्रह के सतह के नीचे गहराई से देखने वाला समर्पित पहला मिशन जो है, यह देखेंगे, ये इसे क्या कहते हैं, इनसाइट कहा जाता है। यानी मंगल पर भूकंपी जांच, जियोडेसी और हीट ट्रांसपोर्ट लैंडर डच टाउन का उपयोग करते हुए नासा का आंतरिक अन्वेषण जो 2 साल का मिशन है, जो यह जानने के लिए मंगल के गहरे इंटीरियर का अध्ययन करेगा, यानी उसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा, पृथ्वी और चंद्रमा के सहित चट्टानी सतहों वाले सभी खगोल पिंडों में कैसे बने। इनसाइट मिशन नासा का डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। इनसाइट पहला मिशन है जो गहराई से देखने के लिए समर्पित है। मंगल ग्रह की सतह से इसको विज्ञान उपकरणों में भूकंप का पता लगाने के लिए एक भूकंप मापी, हवा और हवा का दबाव को मापने के लिए सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर, तो इन सब प्रकार के उपकरणों से इनसाइट लेस है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसे कई यूरोपीय भागीदारों द्वारा समर्पित किया जा रहा है। इसमें फ्रांस के सेंटर नेशनल डी ड्यूस स्पेंटलियस और जर्मन के जो भी रिसर्च वेधशाला है वो, और यूके के भी देश शामिल हैं। ठीक है, इनसाइट को इस प्रकार कुल मिलाकर इसका संबंध इनसाइट से है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, आदित्य 1 मिशन के बारे में पूछा है। आदित्य 11 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में दूसरी भारतीय अंतरिक्ष सौर जो है परियोजना थी। ऑप्शन 2, आदित्य 1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य सौर जो कोरोना है, कोरोना वो नहीं जो कोरोना हो रहा है लोगों को, वो आउटर लेयर होता है सूर्य का, उसे कहा जाता है कि केक को गर्म करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं का मूलभूत समझ प्राप्त करना और सौर में तेजी लाने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन का उत्पादन करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आदित्य 11 मिशन के बारे में जो है आपसे पूछा है, तो इसमें ऑप्शन 1 गलत है। यानी आदित्य 11 पहले भारतीय अंतरिक्ष आधारित सौर कोरोनोग्राफ का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र का अध्ययन करना, जिसे कोरोना कहा जाता है। सौर कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। जमीन से कोरोना को केवल कुल सूर्य ग्रहण जो होता है के दौरान ही देखा जा सकता है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। और उसके बाद देखें, मुख्य रूप से चमकदार सौर डिस्क समान जो है दिखती है पृथ्वी से। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, आदित्य 11 मिशन जो है प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य हैं कोरोना जो सौर कोरोना या आउटर लेयर को गर्म करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं का मूलभूत समझ प्राप्त करना, सोलर विंड में तेजी लाना और कोरोनल मास इंजेक्शन का उत्पादन करते हैं। तो इन प्रकार देखेंगे तो इसका जो है अध्ययन करना ये है, इससे संबंधित है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही है। अब आपको दिखा देते हैं आदित्य 11 मिशन, ये सूर्य के कोरोना, ये है सोलर विंड जो ऊपर की तरफ आ रही है उठ के, और इसका आउटर लेयर जो है ये जो है कोरोना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, पीएम वाणी योजना के बारे में पूछा है।
ऑप्शन एक, पूरे भारत में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन दो, इस सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने वाली कोई लाइसेंस और पंजीकरण का शुल्क नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया था, पीएम वाणी योजना के माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार करने के एक रूपरेखा हेतु दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह देश में क्या सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देगी और बदले में ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रसार, आय और रोजगार वृद्धि और लोगों के सशक्तिकरण में मदद करेगा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन दो भी सही है, यानी लाइसेंस की पंजीकरण को कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 5G और 4G टेक्नोलॉजी के बारे में तुलना करने पूछा है। जैसा कि 5G लॉन्च कर दिया है कुछ शहरों में एयरटेल और जियो ने, लेकिन उससे क्या क्या टेक्नोलॉजी में डिफरेंट है या तुलना करके उसके बारे में पूछा। ऑप्शन एक है, 4G केवल रेडियो तरंगों पर आधारित है, जबकि 5G जो है रेडियो के साथ साथ उन्नत विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन दो, 5G में लेटेंसी 4G टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है। ऑप्शन दो, 5G तकनीक कनेक्शन घनत्व 4G से अधिक है। तो हो सकता है मे बी अभी लॉन्च हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो 4G 5G के बाद कंपैरिजन आप पढ़ लीजिएगा। बहरहाल हम बात करते हैं इसमें। तो किसी भी प्रकार की वायरलेस संचार तकनीक डेटा जो संचरित करने के और प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर क्या रेडियो तरंगों और रेडियो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा का उपयोग करती है। दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का व्यापक उपयोग मुख्य रूप से बड़े जो लॉन्ग वेव जो होते हैं उनके जो है तरंग दैर्घ्य को से उत्पन्न होने वाली वांछनीय प्रसारणों को गुणों को कारण होता है। तो दोनों वायरलेस संचार तकनीक जो 5G और 4G है का उपयोग रेडियो तरंगों में डेटा संचरित और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें चुंबकीय का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें, लेटेंसी का मतलब क्या होता है। जो इसमें लेटेंसी की बात की गई, लेटेंसी का मतलब होता है विलंब, यानी विलंब की बात कर रहा है। दूर संचार में क्या होता है, कम विलंबता सकारात्मक उपयोगकर्ता का अनुभव करती है। ठीक है, जबकि उच्च विलंबता यानी कोई भी उच्च देरी ज़्यादा हो रही है तो खराब उपयोगकर्ता का अनुभव करती है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, जब देरी होती है तो इस बात की अभिव्यक्ति है कि डेटा पैकेट जो है को एक निर्दिष्ट बिंदु से क्या होता है दूसरे स्थान तक जाने में कितना समय लग रहा है। तो 4G मोबाइल तकनीक की तुलना में 5G जो नेटवर्क है वो क्या करता है, जो विलंबता होती है यानी जो उसकी जो तय करने की क्षमता होती है वो बहुत कम कर देता है। तो ज़्यादा नहीं, कम करता है। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन सही है। कनेक्शन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर दो क्षेत्र में कनेक्शन की संख्या जो वायरलेस संचार टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की जाती है। यह 4G कनेक्शन का घनत्व 100,000 कनेक्शन प्रति किलोमीटर और 5G के लिए 10 लाख कनेक्शन प्रति किलोमीटर वर्ग है। इसीलिए 5G का कनेक्शन घनत्व 4G से बहुत अधिक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन तीन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, डार्क नेट। डार्क नेट बारे में आपने न्यूज़ में था, आपने पढ़ा ही होगा। तो डार्क नेट क्या होता है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। यह इंटरनेट के वह हिस्सा है जो ना तो पारंपरिक खोज और इंजनों और ना ही ब्राउज़रों के माध्यम से पहुंच जा सकता है। ऑप्शन दो, आमतौर पर गैर मानक संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ऑप्शन सी, इसकी जानकारी सरकारी अधिकारियों को आसानी से ले सकते हैं। ऑप्शन डी, डार्क नेट पर सामग्री एनक्रिप्टेड और है और इसके लिए एक विशिष्ट ब्राउज़र द ओपनिंग रिंग की आवश्यकता होती है। तो डार्क नेट बारे में बहुत न्यूज़ में था, तो आपने सुना ही होगा, और डार्क नेट अभी प्रेजेंट में यूज भी हो रहा है। तो बात करें क्यों न्यूज़ में था, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश में पहले डार्क नेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया था। ठीक है, जिसने कथित तौर पर विदेश में सैकड़ों साइकोट्रोपिक ड्रग पार्सल भेजे थे। तो इस प्रकार देखेंगे कथन एक की बात करें तो कथन एक जो है इसमें क्या सही नहीं ये पूछा है ना, तो लेकिन ये ऑप्शन सही है। ठीक है, जो इंटरनेट का वह हिस्सा जिसमें हम पारंपरिक इंजनों खोज जो सर्च इंजन हैं उनको के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, सरफेस वेब कहलाता है जो पारंपरिक है। इसके अपोजिट डार्क नेट जिसे डार्क वेब के रूप में जाना जाता है, इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक खोज इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता, ना ही इसे क्रोम या जो सफारी जैसे सामान्य ब्राउज़रों द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन बी भी सही है।
ठीक है। डार्क नेट या डार्क वेब आमतौर पर गैर मानक संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो इसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा भी पहुंच योग्य नहीं बनाता है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी जो है डार्क नेट के बारे में जो है ये भी सही है। ये एनक्रिप्टेड होता है, इसीलिए पहुंच नहीं पाते हैं, और यह अनक्रिप्टेड पृष्ठों तक पहुंच के लिए TOR यानी द ओनियन रिंग जैसे विशिष्ट ब्राउजरों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर इसमें जो है ये ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन सी गलत है इसके हिसाब से। यानी इसकी जानकारी आसानी से ले नहीं सकते, जब एनक्रिप्टेड है कोई पहुंच नहीं सकता, बहुत कठिनाई से पकड़े जाते हैं, तो कहाँ से सरकारी अधिकारी इसकी जानकारी ले सकते। इस प्रकार ऑप्शन सी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहा माइसियस क्या है। तो माइसियस जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ये दुनिया का पहला क्वांटम सक्षम उपग्रह है। ऑप्शन बी दिया गया पहला सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर है। ऑप्शन सी दिया गया है यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक वायरलेस संचार मानक है। ऑप्शन डी यह दुनिया में एक उत्कृष्ट 3D प्रिंटर है। तो कंप्यूटर है, उत्कृष्ट 3D प्रिंटर है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या क्वांटम जो है सक्षम उपग्रह है। तो क्या है माइसियस। माइकियस दुनिया का जो है पहला क्वांटम सक्षम उपग्रह है, जिसे अंतरिक्ष पैमाने का एक क्वांटम प्रयोग के रूप में जाना जाता है, जिसे 2016 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो दुनिया का पहला क्वांटम सक्षम उपग्रह। तो बढ़ते हैं आगे। ये है माइसियस, चीन द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है चीन द्वारा, ठीक है। इसके बारे में आप जो है क्वांटम लीप्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन के हिसाब जितना ज़रूरत था हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मेलवेयर कई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रकारों का एक सामूहिक नाम है। ऑप्शन 2 इवेंट बॉट, ब्लैक रॉक इवेंट बुक और ब्लैक रॉक मोबाइल बैंकिंग मॉलवेयर और सूचना चोरी करने वाले मेलवेयर जो फ़ोन पर वित्तीय ऐप द्वारा अपने शिकार के वित्तीय डेटा को चुरा सकते हैं। ऑप्शन 2 है भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम केवल कंप्यूटर सुरक्षा खतरे मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर मालवेयर के संबंध में कुछ में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे, मालवेयर जो होता है ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए एक संकुचन है। सामान्य मैलवेयर के उदाहरणों में अगर बात करें तो वायरस, वर्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, तो ये क्या है, सब मैलवेयर है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें ये भी सही है। इवेंट बोट और ब्लैक रॉक दोनों ही कंप्यूटर मॉलवेयर के प्रकार हैं जो हाल ही में चर्चा है। यह मॉलवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जो है फाइनेंशियल जानकारी को चोरी करता था। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 गलत है, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया किसी भी साइबर सुरक्षा खतरे के खिलाफ चेतावनी जारी करता है जो कंप्यूटर या मोबाइल को प्रभावित करता है। ठीक है, जो इसकी स्थापना 2004 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य था विनाशकारी और हैकिंग गतिविधियों से भारतीय साइबर स्पेस और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करना। तो इस प्रकार कौन सा सही है, 1 और 2 सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ART पार्क के बारे में आपने सुना होगा, भारत के किस शहर में स्थापित किया गया। तो बेंगलुरु में आपने सुना होगा, बेंगलुरु में ART पार्क स्थापित किया गया। यानी क्या है ART पार्क, अगर बात करें तो सामाजिक प्रभाव के लिए कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के बेंगलुरु में AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा एक सार्वजनिक निजी मॉडल यानी PP अगर बात करें में AI फाउंड्री के समर्थन से स्थापित एक अद्वितीय गैर लाभकारी फाउंडेशन है। यह अंतः विषय साइबर भौतिक सिस्टम और पर राष्ट्रीय मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत के लिए अद्वितीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो क्रियान्वित करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देना। तो ये ART पार्क का उद्देश्य है जिसे
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा जो है 20 क्वेश्चन का टारगेट। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप टेस्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर स्कैन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।